ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के विषय में। बिकॉज दोस्तों बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये रेयर डिजीज़ है तो इसमें बहुत अवेयरनेस नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं और इसमें एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है, एक्सरसाइज कब करना चाहिए, अपने एक्टिविटी में क्या ये सुधार करें कि आपको इजीली चीज़ें मैनेज हो जाए। और दोस्तों इसका टेस्ट कैसे करते हैं इसके विषय में भी बताऊंगा और ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की कंडीशन में कैसे डिज़ाइन किया जाए कि जिसके हिसाब से हम एक्सरसाइज के विषय में बात कर सकते हैं। दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं ना तो वो प्रॉपर रिपीटेटिव ज़्यादा बार करने के बाद थकान होने लगती है और हमारी मसल की वर्किंग काफ़ी कम हो जाती है। तो ये जानने से पहले कि इसमें होता क्या है ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो दोस्तों जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है कि जब हमारी नर्व अपने मसल से, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन का जो रिएक्शंस देती है, वहाँ पे उसकी वजह से हमारे मसल में पोस्ट साइनेप्टिक एरिया जो होता है वहाँ पे हमारी मसल एक्टिवेट होती है और एक्शन को करती है। अब इसमें क्या होता है इस ऑटोइम्यून डिजीज में कि इसमें जब हमारे नर्व से एसिटाइल कोलिन जब जाता है पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में, जहाँ से कि मसल को मैक्सिमली एक्टिवेट कर सके, मसल की फायरिंग को बढ़िया कर सके, वहाँ पे एक एंटीबॉडी होता है जो उसके रिएक्शंस को रोक देता है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल की फायरिंग है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, मसल का एक्टिवेशन बेटर नहीं हो पाता है। और जब व्यक्ति बार बार करता है तो उसकी बाइंडिंग की वजह से कि वो जो एंटीबॉडी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मसल की फायरिंग नहीं होती है और हमें फटिकनेस और कमजोरी सा महसूस होता है। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ये किन में होता है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है पुरुषों के अपेक्षा, लेकिन ये मेल फीमेल दोनों में है दोस्तों, क्योंकि 3:2 का रेशियो है। और यदि मैं बोलूं तो ये एक रेयर डिजीज़ है और ये होने को किसी में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 10 साल से कम उम्र और 70 साल से ज़्यादा उम्र में कम देखने को मिलता है। बीच की एज में 40 साल 30 साल के आसपास के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके लक्षण क्या है। दोस्तों यदि मैं लक्षण की बात करूं तो जब पेशेंट हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब सुबह मैं जगता हूं तो बेटर रहता हूं, जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे कमजोरी सी लगने लगती है, बोलने में दिक्कत लगने लगती है, कोई चीज़ चबा के खाने में भी रिपीटेटिव ज़्यादा दिक्कत लगने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जब वो सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं उसमें थकान महसूस होने लगती है, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है और दोस्तों आँख अपने आप बंद होने लगती है और जो हमारे भौहें हैं वो भी कमज़ोर होने लगती है और ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है, मतलब लटकने लगता है एक तरीके से यदि बोलें। दूसरी चीज़ यदि मैं दोस्तों बताऊं आँख के अलावा तो उनको डबल विजन भी दिखने लगता है, कभी कभी तो उनको देखने में दिक्कत होने लगती है और डबल विजन दिखने लगता है। कुछ पेशेंट में फेस की मसल ड्रूप हो जाती है, नीचे की तरफ आने लगती है, जिससे कि उनको दिक्कत होती है। और जैसे मैंने बोला दोस्तों कि मांसपेशियां जो हमारे हाथ की पैर की वो भी कमज़ोर होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो वो बताते हैं कि जब ज़्यादा चल लेता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, एक्टिविटी करता हूँ तो पूरे शरीर में कमज़ोरी लगने लगती है और उनको सांस लेने में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो दोस्तों जब हमें एक्सरसाइज डिज़ाइन करना होता है तो ये मुझे जानना ज़रूरी है कि कहीं ये प्रॉब्लम माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें एक्सरसाइज डिज़ाइन करनी होती है और एक्सरसाइज के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर क्या होता है। ये दोस्तों वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन यूज होता है, जिसमें क्लास 1 यदि बोलें तो क्लास 1 और क्लास 2 हमारे माइल्ड में होते हैं, जिसमें कि केवल मसल्स आई की जो होती है उसमें वीकनेस होती है। इसके अलावा माइल्ड वीकनेस हमारे एक्टिविटी जो जनरल मसल्स होती है उसमें हो जाती है। यदि यही थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों तो इसको मॉडरेट बोलते हैं। और यही क्लास 4 और 5 में यदि मैं बात करूं तो क्लास 4 हमारा सीवियर हो जाता है दोस्तों, कि जिसमें कि हमें खाने पीने में दिक्कत भी होने लगती है और हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और क्लास 5 जो होता है उसमें तो इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत पड़ती है अपने एयरवे को मेंटेन करने के लिए, वेंटिलेशन वगैरह के। बाकी दोस्तों ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस चार्ट को ज़्यादा यूज करते हैं, जिसके सहारे हम लोग पुअर, गुड
और नॉर्मल और फेयर के हिसाब से हम फॉलोअप करते हैं। दोस्तों यदि इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट से कि अपनी आंखों को 30 बार बंद करें, खोलें, उसकी मसल कमज़ोर होने लगती है, उसको डिफ़िकल्टी होने लगती है, या हाथ को बोलते हैं कि ऊपर उठा के रोके रहिए अगेंस्ट ग्रेविटी, या 20 से 30 बार करिए, उसको तकलीफ़ होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोडायग्नोसिस टेस्ट होता है, जिसमें NCV या EMG का टेस्ट होता है दोस्तों। तो जब NCV होती है ना तो पहला दूसरा बार तो चूँकि न्यूरो बाइंडिंग बेहतर होती है तो ऊपर जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसको बार बार वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाता है तो वो ग्राफ नीचे की तरफ होने लगता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर बाइंडिंग जो है कम होने लगती है, जिसकी वजह से मसल का एक्टिवेशन। तो ये भी एक टेस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों एक टेंसिलॉन का इंजेक्शन होता है, जिसको हम क्लाइंट को देते हैं, जिसमें कि 30 से 60 सेकेंड में बहुत अर्लियर है, उसमें सिम्टम काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ ब्लड टेस्ट होता है जो आपके डॉक्टर्स कराते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट है जिससे कि इजीली हम पता कर सकते हैं कि ये है कि नहीं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के विषय में। दोस्तों यदि इसके मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें हमारा जो मेन रोल होता है वो हमारी मेडिकल टीम की होती है, जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं या जो और हमारे मेडिकल फर्टिलिटी के डॉक्टर्स हैं वो इसको देखते हैं, जिसमें कि एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जिससे कि ऑटो इम्यून डिजीज पे काफ़ी कंट्रोल हो जाए। दूसरा जो हमारा एसिटाइलकोलिन टूट के जो नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक कनेक्शन नहीं होता है उसको इम्प्रूव करने की मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा दोस्तों थायरेक्टोमी होती है, जिसमें थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, इससे भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट आते हैं। और दोस्तों जो लास्ट में हमारा मेन रोल होता है फिजियोथेरेपी का, जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको एक माइल्ड मॉडरेट सीवियर की कैटेगरी में करने के बाद एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं, जिससे कि ये हो कि जो हमारी लार्ज मसल है, खास करके प्रॉक्सिमल, जैसे शोल्डर की मसल हो गई, हिप की मसल हो गई, हमारी जो रिस्पायरेटरी की मसल हो गई, फेस की मसल हो गई, इसकी एक जेंटल एक्सरसाइज कराते हैं जो 20 से 25 मिनट का एक हो, जिसमें कि ज़्यादा एक्सर्शन ना आए। और दूसरी चीज़ दोस्तों अपने क्लाइंट को हम लोग प्रॉपर ट्रेन करते हैं कि जब भी जैसे आप काम करने जाते हैं तो बहुत रिपीटेटिव लॉन्ग टर्म तक काम ना करें, स्मॉल क्वांटिटी में काम करें। इसके अलावा जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, जब आप काम कर रहे हैं तो लॉन्ग लीवर पे काम ना करें। जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोग दूर से ज़्यादा काम करते हैं तो थकान ज़्यादा लगती है, प्रॉक्सिमल मसल जो ऊपर वाली है ज़्यादा यूज़ होती है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉपर वे करने का जो कंडीशंस है उसको बेहतर करें। और जैसे दोस्तों मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप जेंटल कर सकते हैं। बट मेनली दोस्तों हमारे लार्ज मसल हो गई, रिस्पायरेटरी मसल हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, इसका ध्यान रखते हैं। और हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक्सरसाइज करने से पहले कौन सा टाइम ऐसा है जिस समय आप फुल एनर्जेटिक होते हैं। तो यदि दवा लेने के 1.5-2 घंटे के बाद आप बेटर फील कर रहे हैं तब करिए। मॉर्निंग में ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि बिना अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछे आप एक्सरसाइज न करें, बिकॉज ज़्यादा एक्सर्शन होने की वजह से रिस्पायरेटरी मसल में और कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत आराम से करें और जितना कर सकते हैं उतना ही करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।